लास्ट मंथ हमने स्मॉल कैप्स में अराउंड 10% तक का करेक्शन देखा है और ये राइट टाइम है ऐसे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने का जिसमें रिन्यूड ग्रोथ आ रही है और जो कंपनीज अपनी कैपेसिटी को एक्सपैंड कर चुकी हैं और आने वाली डिमांड को कैप्चर करने के लिए रेडी हैं। और वैसा ही स्टॉक मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा और उसका नाम है पिकाडली एग्रो। पिकाडली एग्रो अल्कोहल बनाता है। अल्कोहल में सबसे प्रीमियम प्रोडक्ट होता है विस्की। पिकाडली एग्रो विस्की बनाता है और उसे बेचता है अंडर द ब्रांड नेम ऑफ इंद्री। इंद्री बहुत ही फेमस ब्रांड हो गया है रिसेंट ईयर्स में और इसने काफ़ी मार्केट शेयर भी गेन किया है विद इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया ऑल्सो। अब विस्की आप देखोगे कि कोई भी अल्कोहल जो 10,000 12,000 15,000 50,000 तक की भी बिकती है वो सिर्फ विस्की होती है। वो विस्की इसलिए होती है क्योंकि विस्की को बनाने का जो प्रोसेस होता है उसमें कुछ कभी कभार बहुत साल भी लग सकते हैं। जैसे आप कभी देखोगे कि विस्की में लिखा होता है 12 ईयर्स, 10 ईयर्स रिजर्व, 8 ईयर्स, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स। तो विस्की एटलीस्ट 3 साल तक आपको वुडन बैरल्स में रखनी पड़ती है स्टोर करके ताकि वो उसमें एज हो सके। उसमें एज होगी तो उसमें उसकी अरोमा आएगी, वुडन की अरोमा आएगी और वो वहाँ से कलर भी लेता है। तो मिनिमम आपको 3 साल लगने हैं एक विस्की का बैरल प्रोड्यूस करने में। फिर वो आप 5 साल के लिए भी कर सकते हो, 10 साल के लिए भी कर सकते हो, 15 साल के लिए भी स्टोर कर सकते हो, 50 साल के लिए भी स्टोर कर सकते हो। और इसी वजह से आपको देखने मिलेगा कि विस्की जो है वो 10,000 15,000 50,000 तक भी आती है। और यही विस्की पिकाडली एग्रो बनाता है अंडर द नेम ऑफ इंद्री और उसे इंडियन मेड फॉरेन लिकर बोलते हैं और वो इंडियन में भी प्रोडक्ट बनाता है और बेचता है और ये फॉरेन में भी एक्सपोर्ट करता है। सो बिफोर वी गो अहेड, these are mandatory disclosures. Let's take a moment to review these. First two are important. First is that I'm a SEBI registered research analyst, and second, Piccadilly Agro is not in my personal portfolio. एक अल्कोहल मैन्युफैक्चरर अल्कोहल तो बनाता ही है बट उसके साथ साथ वो इथेनॉल भी बनाता है, ईएनए भी बनाता है और लिक्विफाइड CO2 और कैटल फीड उन्हें बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो जब भी अल्कोहल मैन्युफैक्चरर अल्कोहल बनाता है तो उस अल्कोहल को वो कन्वर्ट कर सकता है विस्की में, रम में, वोडका में, इवन ब्लेंडेड विस्की में। और वो डिपेंड करता है कि उसके पास कैसी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। अगर उसके पास स्टोर करने के लिए बैरल्स नहीं है तो फिर वो ब्लेंडेड विस्की, वोडका, बियर, रम ये सब बनाएगा, विस्की नहीं बनाएगा क्योंकि ये सब आप एट द इंस्टेंट ही प्रिपेयर कर सकते हो। आपको उसे एज करने की ज़रूरत नहीं होती और अब आपकी एज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप उसे कंटिन्यूसली प्रोड्यूस कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम अल्कोहल वो बनाता है इथेनॉल, ईएनए और CO2 कैटल फीड जो है वो उसे बाय प्रोडक्ट्स के तौर पे मिलते हैं। अब उसका प्रोसेस समझते हैं अल्कोहल बनाने का, उससे फिर अब बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ना, विस्की बनाने के लिए जो ग्रेन का यूज़ होता है और रम बनाने के लिए ग्रेन का यूज़ होता है वो डिफरेंट होता है। विस्की बनाने के लिए आपको मेजॉरिटी में बार्ले लगता है और रम बनाने के लिए आपको लगता है शुगर केन। तो शुगर केन इधर या फिर आप मोलासिस ले सकते हो और इधर बार्ले। अब आप विस्की बना रहे हैं, पहले ये उस पर ध्यान देते हैं। विस्की बनाने के लिए बार्ले चाहिए तो आप उसे फार्म करोगे, जर्मिनेट करोगे और उसे फिर अपने मिल्स पे लेकर आओगे। जब उसके सीड्स आपके मिल पे आ जाएंगे तो आप सबसे पहले उसे क्या करोगे, उसकी मिलिंग करोगे, मतलब उसे आटा बनाओगे। आटा बनाने के बाद उसे फिर गर्म पानी में डालते हैं और मैशिंग करते हैं। इस मैशिंग से क्या होगा ना कि ये आटा जो है वो जो आटे से जो फ्लोर बनाया, फ्लोर को फिर हमने मैश किया तो जो स्टार्च होते हैं वो एक फर्मेंटेबल शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब फर्मेंटेबल शुगर इसलिए चाहिए ताकि जब हम उसे ईस्ट में डालें तो फिर उसे उससे शुगर को खा के वो अल्कोहल प्रोड्यूस कर सके और फिर उसी प्रोसेस में वो जब अल्कोहल प्रोड्यूस होती है तो उसी प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है। तो आप यहाँ पे फोकस करो। आपने मिलिंग करी, लिक्विफिकेशन इज सेम एज मैशिंग। फिर आप क्या करते हो, उसमें फर्मेंटेशन करने के लिए ईस्ट डालते हो। जब ईस्ट डालते हो तो क्या निकलता है, CO2। तो आप ये CO2 को ट्रीट कर लेते हो और स्टोर कर लेते हो और लिक्विफाइड CO2 के फॉर्म में फिर इसे आप बेचते हो। तो आपको एक पहला बाई प्रोडक्ट मिल गया जो आप सेल कर सकते हो। देन जब आपका फर्मेंट हो जाता है उसके बाद आप उसे डिस्टिलेशन में लेके जाते हो। अब डिस्टिलेशन भी दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कॉपर पॉट का डिस्टिलेशन और एक दूसरा होता है मल्टी कॉलम डिस्टिलेशन। अब कॉपर पॉट डिस्टिलेशन में ये होता है कि ये पर्टिकुलरली यूज़ होता है विस्की बनाने के लिए और मल्टी आपका जो मल्टी कॉलम डिस्टिलेशन होता है वो यूज़ होता है आपका ईएनए और इथेनॉल बनाने के लिए।
तो जो आप अगर कॉपर पॉट डिस्टिलेशन कर रहे हो तो आपको जो उससे अल्कोहल मिलेगा, वो मिलेगा अराउंड 60 to 65% एबीवी एब्सोल्यूट वैल्यू के टर्म्स में। एंड देन जो आपको रॉ अल्कोहल मिलेगा वो अराउंड मिलेगा 95% एब्सोल्यूट वैल्यू के टर्म्स में, वॉल्यूम के टर्म्स में 95% उसमें अल्कोहल रहेगा। तो ये 2 तरीके होते हैं डिस्टिलेशन करने के। अब फिर रॉ अल्कोहल को आप अगर और प्यूरिफाई कर लोगे, 95 से 99% पे ले जाओगे और डिहाइड्रेट करके लेके जाओगे तो आपको इथेनॉल मिल जाएगा। अब ये इथेनॉल आप क्या करते हो, आप बेचते हो कहाँ पे, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को, ताकि वो पेट्रोल को मिक्स करके फिर E10 E20 पेट्रोल बना सके। और दूसरा, आप एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल जो बनता है उसे आप बेचते हो ऐसी कंपनीज को जो ब्लेंडेड विस्की बनाती हैं, वोडका बनाती हैं, इवन रम बनाती हैं उन्हें, या फिर जो बियर बनाती हैं। आप देखो कि इस प्रोसेस में आपको एज नहीं करना है, ये एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल को आप फ्लेवर्स में मिला दो तो वोडका बन जाएगी आपकी, और आप रम में बना दो तो आपको फ्लेवर्ड रम मिल जाएगी, या फिर बियर मिला दो तो बियर मिल जाएगी। तो आप देखो इन सारे प्रोडक्ट्स को आप कंटिन्यूअसली मैन्युफैक्चर कर सकते हो थ्रू एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, बट विस्की को नहीं। विस्की को आपको फिर कॉपर पॉट डिस्टिलेशन से फिर आपको जो मिलेगा, उसे जो स्पिरिट मिलेगा 60 to 65% एबीवी पे, उसे आपको फिर ड्रम्स में स्टोर करना है। ड्रम्स में स्टोर करना है, और देखो आप ऐसे करके मैच्योरिंग होती है उसमें। आप उसे एक बैरल में रख दोगे, और बैरल में फिर ऐसे इसी बैरल स्टोरेज में आप 3 साल के लिए रखोगे, 5 साल के लिए रखोगे, 10 साल के लिए रखोगे, एंड बियॉन्ड 10 ईयर्स के लिए रखोगे। और फिर जब वो मैच्योर हो जाएँगी तो फिर आप उन्हें इंद्री की बॉटल्स में जाके पैक करके फिर बेच सकते हो। अब आपने डिस्टिलेशन कर दिया, डिस्टिलेशन के बाद भी प्रोडक्ट बचता है, उसे कहते हैं हम विनेसिस। अब उसे फिर हम आगे और रिफाइन करेंगे तो हमें डार्क सेपरेशन करना पड़ता है। देन विनेसिस में मतलब क्या है कि अल्कोहल जब भी डिस्टिलेशन करते हो तो आप क्या करते हो, उसे थोड़ा गर्म करते हो तो स्टीम के फॉर्म में अल्कोहल ऊपर चला जाता है, और फिर उसे आप कलेक्ट कर लेते हो। तो जो बचता है वो विनेसिस होता है। अब इस विनेसिस को आप, इसमें फिर सॉलिड पार्ट भी होता है, एक लिक्विड पार्ट भी होता है। सॉलिड पार्ट को, लिक्विड पार्ट को तो आप दोबारा पंप करके फिर लिक्विफिकेशन वाले कॉलम में पहुंचा देते हो। और जो सॉलिड पार्ट होता है उसे फिर और थोड़ा सॉलिड करके आप क्या करते हो, उसका वेट केक बना लेते हो, जो कि एज कैटल फीड के काम आता है। तो आपने देखा कि जो बाय प्रोडक्ट है, एक तो CO2 और एक DDGS, ये 2 चीज़ें बनती हैं। DDGS है कैटल फीड, और CO2 है जो आपने इस प्रोसेस में निकाला था, फर्मेंटेशन के प्रोसेस में। तो 2 बाय प्रोडक्ट्स बने, और आपके 3 प्रोडक्ट्स बने। एक तो इंडियन मेड फॉरेन लिकर के लिए आपने जो विस्की के लिए डिस्टिलेशन करा कॉपर पॉट में वो, देन आपका बायोइथेनॉल, एंड तीसरा ENA। तो एक अल्कोहल की कंपनी के पास मोटा मोटी यही प्रोडक्ट्स होते हैं। एक इंडियन मेड इंडियन लिकर भी होता है जो कि आप देसी दारू होती है, बट देसी दारू भी शुगर केन से ही बनती है, लेकिन उसमें फिर कोई एजिंग नहीं होती, कुछ नहीं होता, और वो भी शु आप जैसे हम लोग रम बनाते हैं वैसे ही शुगर केन वाला भी बनाते हैं, बट ये कंपनी वो नहीं करती। ये इंडियन मेड फॉरेन लिकर बनाती है, प्रीमियम प्रोडक्ट्स बनाती है। जब भी कोई अल्कोहल की कंपनी स्टार्ट होती है, तो वो स्टार्टिंग से ही विस्की प्रोड्यूस नहीं कर सकती, क्योंकि आपको विस्की को बैरल्स में एज करना है फॉर 3 इयर्स एटलीस्ट। तो वो स्टार्ट करती है किससे? ENA प्रोडक्शन से, शुगर के प्रोडक्शन से, या एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल तो है ही, देन एथेनॉल के प्रोडक्शन से। तो सिमिलरली इस कंपनी ने भी किया। अब देखो ओवर द ईयर्स, FY22 में इनकी जो IMFL, मतलब जो ये सिंगल मॉल्ट विस्की, इंद्री विस्की बेचते थे, वो हार्डली 10 करोड़ की बेचते थे। बट अब FY25 में आते ही वो 380 करोड़ बेच रहे हैं। इनका इस पिछले साल FY25 का रेवेन्यू है 800 करोड़ का। उसमें उनका उस 800 करोड़ में से 380 करोड़ तो इंद्री ही दे रही है अब। अब देखो तो कैसे स्केल हुआ है 3 सालों में, फ्रॉम 10 करोड़ टू 380 करोड़। देन आप देखो कि अभी करंटली शुगर जो है वो इन्हें अराउंड 249 करोड़ देती है, एंड जो और डिस्टिलरी प्रोडक्ट्स हैं वो अराउंड 257 करोड़ देती है। अभी इंपॉर्टेंट नोटिस करने का ये है कि अपार्ट फ्रॉम विस्की इनके पास अदर प्रोडक्ट्स भी हैं, और सिंगल मॉल्ट विस्की में भी बहुत सारे डिफरेंट SKUs हैं। और ये SKUs कैसे हैं? कोई विस्की 3 इयर्स ओल्ड है, कोई विस्की 5 इयर्स ओल्ड है, कोई 10 इयर्स ओल्ड है, कोई 15 इयर्स ओल्ड है, कोई 20 इयर्स ओल्ड है, कोई 30 इयर्स ओल्ड है। तो ये ऐसे करके इनके पास सिंगल मॉल्ट विस्की में भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। और जो 3 ईयर से नीचे की विस्की होती है, या फिर थोड़ी कम जिसमें एज होती है, तो वो कम दाम में बेचती है, वो लग्जरी सेगमेंट में बेचने लगती हैं।
तो आप देखो अल्ट्रा लग्जरी जो है शायद 5 ईयर्स एंड अबव होंगी, और जो ये लग्जरी है वो 3 टू 5 ईयर्स के बीच में होंगी। जैसे हम लोग व्हिस्की एज कर सकते हैं, वैसे ही हम रम भी एज कर सकते हैं। रम शुगर केन से बनती है, तो जब आपका इनपुट ही शुगर केन है तो आपको सस्ती मिलती है। जैसे देखोगे आपकी रम जो है मार्केट में एज़ कम्पेयर टू व्हिस्की सस्ती मिलती है, क्योंकि शुगर केन सस्ता है एज़ कम्पेयर टू बार्ले या फिर कॉर्न। तो अब आप सिमिलरली एज करोगे रम को ज़्यादा, तो आप उससे प्रीमियम अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में बेच सकते हो। कम एज करोगे तो लग्जरी सेगमेंट में बेच सकते हो, और कम करोगे तो प्रीमियम सेगमेंट में बेच सकते हो। और जिसमें एज करने की कोई ज़रूरत नहीं है लाइक वोडका, उसे आप सीधा एएनए में करके फिर कुछ फ्लेवर्स मिक्स करके आप सीधा वोडका बना सकते हो। तो आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द जो कंपनीज़ वोडका बनाती है वो बहुत वॉल्यूम में बनाती हैं, क्योंकि उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। आपको अगर इन्वेंट्री में बैरल्स नहीं डालने हैं, तो आप कितनी भी वोडका बनाओ, ये तो फैक्ट्री है, कंटिन्यूअस प्रोडक्शन कर सकते हो। लेकिन बैरल्स में नहीं कर सकते, आपको व्हिस्की को एज करना पड़ेगा। देन एक होता है सिंगल मॉल्ट व्हिस्की और एक होता है ब्लेंडेड व्हिस्की। अब ब्लेंडेड व्हिस्की क्या होता है ना कि सिंगल मॉल्ट में क्या है कि एक ही ग्रेन यूज़ होगा और एक ही ग्रेन से पूरा प्रोसेस होगा। ब्लेंड में क्या होता है कि आपने ईएनए बना लिया या आपने डिस्टिलेशन कर लिया। डिस्टिलेशन करने के बाद 2 ग्रेन को मिक्स करके 5 साल के लिए रख लिया, या फिर किसी पुराने 5 साल के ग्रेन को जो आपने बैरल में डाल रखा है उसे बिल्कुल नई फ्रेश जो आपको डिस्टिलेशन में मिला उसे प्रोडक्ट करके मिक्स कर दिया। तो ये ब्लेंड व्हिस्की इसीलिए थोड़ी सस्ती भी आती हैं, और आप देखो कि ये ज़रूरी नहीं है आप बहुत ज़्यादा उसे एज करो। मेबी आप 5 साल के एज वाले को तुरंत वाली जो अभी बनाई है उससे मिक्स करके बेच सकते हो। तो वो ऐसे प्रेस्टीज सेगमेंट में आती है। तो ब्लेंडेड व्हिस्की सस्ती मिलती हैं, सिंगल मॉल्ट व्हिस्की महँगी मिलती हैं। गार्डली एग्रो ऐसे स्टेज पे खड़ी है, जहाँ पे उसने अपनी फैक्ट्री-वैक्ट्री सब लगा ली है, एक्सपेंशन भी कर लिया है। अभी वो बस उसने अप्लाई करा है कमीशनिंग के लिए। जैसे ही वो कमीशनिंग मिल जाएगी, वैसे ही वो अपना प्रोडक्शन बहुत स्टार्ट कर सकती है। और उन्होंने जो जहाँ दूसरी जगह अपने फैक्ट्री लगाई थी, वहाँ पे कमीशनिंग भी हो चुकी है। तो मतलब ये पहला क्वार्टर होगा जहाँ पे वो अपनी रिन्यूड कैपेसिटी एक्सपेंशन को यूटिलाइज़ करेंगे। इंद्री के 3 जगह प्लांट्स हैं। अभी तो हाल ही में 2 हैं और तीसरा उनका एक फॉरेन में स्कॉटलैंड में ला रहे हैं वो। फर्स्ट एक तो इंद्री हरियाणा में, वहीं से इसका नाम भी आया है। देन एक है महासमुंद जो छत्तीसगढ़ में है। अभी वहाँ पे इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी देखो पहले कितनी थी? बिफोर एक्सपेंशन इनकी थी व्हिस्की बनाने की 12 केएलपीडी। केएलपीडी का मतलब है किलोलीटर्स पर डे, और वो बढ़ के उनकी अब हो चुकी है 30 किलोलीटर पर डे। सिमिलरली जो ईएनए और इथेनॉल बनाने के लिए थी, वो पहले 78 केएलपीडी थी, अब वो बढ़ के 220 हो गई है। अब इसी प्लांट पे ना इन्हें एक्सपेंशन तो कर लिया, सब कुछ हो चुका है यहाँ पे। बस अभी अप्रूवल पेंडिंग है इनका कमीशनिंग के लिए। जैसे ही वो कमीशनिंग का एक्साइज़ अप्रूवल मिल जाएगा ना, ये एक्साइज़ अप्रूवल, वैसे ही अपना प्रोडक्शन रैंप अप कर सकते हैं। और इंद्री पे ही पहले इनके बैरल की कैपेसिटी से 50,000 बैरल्स थी, वो भी बढ़ के 80,000 हो चुकी है, और इसे और बढ़ा के ये कहाँ लेके जाएँगे, 100,000 पे लेके जाएँगे। क्योंकि सिंस प्रीमियम व्हिस्की महँगी बिकती है, महँगा ही बेचोगे आप। अगर आप अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसे अच्छे महँगे रेट पे बेचोगे, तो उससे आपका ऑपरेटिंग लेवरेज आएगा, ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी अच्छे होंगे। देन उनके पास एक छत्तीसगढ़ में जो प्लांट लगा रहे हैं महासमुंद का, इसको 200 केएलपीडी का ये इनका कमीशन भी हो गया है, इनकी अप्रूवल भी मिल गया है, बस ये यहाँ से अब प्रोड्यूस कर रहे हैं और बेच भी रहे हैं। तो अभी हम देखेंगे कि इस क्वार्टर में जो ग्रोथ आई है वो इसी प्लांट की वजह से आई है। तो आप देखो कि टोटल डिस्टिलरी लेवल पे ना इनका एक्सपेंशन हुआ है मॉल्ट का तो 12 से 30, और इथेनॉल में 78 से 420। देखो 12 से 30 2.5 एक्स इंक्रीज, और 78 टू 420 5 से 5 टाइम्स इंक्रीज। शुगर में कोई इन्होंने इंक्रीमेंट नहीं करा, तो जितना रेवेन्यू ये पहले बनाते थे उतना ही अभी बनाते रहेंगे। देन हमने कैपेसिटी तो देखा ही। अब बहुत इंटरेस्टिंग हुआ ये देखने के लिए कि आगे रैंप अप कैसे होता है। हमने देखा था व्हिस्की बनाने के लिए एक तो आपको डिस्टिलेशन कैपेसिटी चाहिए, और सेकंड आपको चाहिए बैरल की कैपेसिटी। डिस्टिलेशन कैपेसिटी हमने देखा था कि 12 केएलपीडी से 30 केएलपीडी जा रही है, एंड बैरल की कैपेसिटी भी 50,000 से 100,000 की तरफ जा रही है। अब देखो डिस्टिलेशन आपका ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, 2.5 टाइम्स हो रहा है, लेकिन बैरल की कैपेसिटी सिर्फ 2x इंक्रीज हो रही है। अभी इसमें इसका इकोनॉमिक्स देखते हैं, बैरल इकोनॉमिक्स देखते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको बैरल्स ही प्रोड्यूस करने हैं। तो एक बैरल में ना अराउंड 225 लीटर्स होते हैं, और एक बॉटल की साइज होती है 750 ml। तो आप क्या करोगे ना, जब इन्हें बैरल्स में स्टोर करते हो,
तो जब आप 3 साल के लिए स्टोर करोगे ना, तो आप देखोगे एट द एंड ऑफ द 3 ईयर्स 10% आपका अल्कोहल उड़ चुका होगा। उसे इवेपोरेशन बोलते हैं, वो बोलते हैं कि एंजल का शेयर है वो चला गया। 5 साल में देखोगे तो आप 12 से 15% का आपका गायब हो जाएगी आपकी अल्कोहल, वो इवेपोरेट हो जाती है, और 10 साल देखोगे तो 20 से 25% इवेपोरेट हो जाती है। तो रियलिस्टिकली अगर देखोगे 3 साल बाद, तो आपने जो भी बैरल्स लगाए, अब आपके पास बैरल्स हैं लगभग 80,000, तो 80,000 मल्टीप्लाई करोगे आप अराउंड 225 लीटर से, और डिवाइड करोगे 750 बॉटल साइज से, तो आपको मिलेगा अराउंड 22 मिलियन। अगर आप खाली 3 साल की बॉटल प्रोड्यूस कर रहे हो, तो आपको कम से कम 22 मिलियन मिलेंगी। 5 साल की कर रहे हो तो 20.8 मिलियन मिलेगी, और 10 साल की कर रहे हो तो 18 मिलियन मिलेंगी। क्योंकि 10% यहाँ इवेपोरेट हो रहा है, 15% यहाँ, 25% यहाँ, तो इस हिसाब से ये कर रहे हो। तो आप देखोगे कि एक एक पर्टिकुलर यंग, अगर 3 साल से कम की बना रहे हो, तो आपका पोर्शन उसमें 40% ही रहता है। तो वहाँ पे 8.8 मिलियन बॉटल्स आएँगी। प्रीमियम बनाओगे उसका पोर्शन अराउंड 35% रहता है, तो 7.3 मिलियन बॉटल्स आएँगी, और 25% आप अल्ट्रा प्रीमियम बना रहे हो तो वहाँ पे 4.6 आएँगी। तो टोटल आपकी बॉटल बनी कितनी? 20 मिलियन। ये नंबर्स पहले मैंने निकाले हैं कि अगर 3 साल के लिए खाली मैं सारे बैरल्स को भरूँ और निकाल दूँ, तो 22 मिलियन बॉटल्स आएँगी। 5 साल के लिए भरूँ और निकाल दूँ तो 20 मिलियन आएँगी, और 10 साल के लिए भरूँ और निकाल दूँ तो 18 आएँगी। और मैं लेकिन मान के चल रहा हूँ कि मेरा ब जो भी स स्टॉक मैंने बनाया है वो 10 साल के लिए नहीं है, बट 40% है 3 से कम साल में, 35% है 5 से 6 साल में, और 25% है 8 से 12 साल में। और उसे सम अप कर दूँगा तो 20.7 मिलियन बॉटल्स आती हैं। अभी एक बॉटल लगभग जो यंग वाले में है, आपकी 3 साल से कम है, वो ₹1200 की बिकती है। प्रीमियम वाली 3,500 की बिकती है, और अल्ट्रा प्रीमियम 7,500 की बिकती है। ये मैंने असम्पशन लिए हैं। तो अब इन्हें इनकी नंबर ऑफ बॉटल से मल्टीप्लाई कर दूँगा ना, तो मुझे लगभग एक फिगर मिलती है 70,000 करोड़। तो जो मेरे बैरल्स में स्टोर है ना मेरा पैसा, वो है 70,000 करोड़ का माल। अभी 70,000 करोड़ का माल है, तो इसका मतलब ये है कि मैं 70,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर लूँगा? नहीं। 1 साल में वो 70,000 करोड़ के माल का, या 70,000 करोड़ के जो भी बैरल्स हैं, उसमें से सिर्फ़ मैं 5 ही परसेंट यूज़ कर सकता हूँ। क्योंकि मुझे आगे वाले ईयर्स के लिए अपनी इन्वेंटरी ऐसे मैनेज करनी है ना कि मैं हर साल 5-5% निकालूँगा, और उस 5% को फिल करूँगा, तो लगातार 20 साल के लिए मेरे पास इन्वेंटरी रहेगी। तो उसमें 1 साल में मैं सिर्फ़ 1 मिलियन बॉटल्स पर ईयर निकाल सकता हूँ। अब मैं 1 मिलियन को निकालूँगा, तो उसी फैशन में लाइक रियलाइज़ेशन मेरा छोटे 3 साल से यंग में 1200 है, देन 5 साल वाली में 3500 है, और 8 से 10 साल वाली में 7500 है। उसे मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा ना, तो मुझे 1 साल का रेवेन्यू पोटेंशियल मिलता है अपने बैरल से, वो है 3,400 करोड़। अब इमेजिन करो ये कंपनी इस समय 800 करोड़ पे है। 800 करोड़, और ये फुल मैच्योरिटी या फुल रैंप अप पे आ जाएगी नेक्स्ट 5 टू 6, 7, 10 ईयर्स में। तो 10 साल के बाद ये 800 करोड़ में ये 3,400 करोड़ का एडिशन है, और सिर्फ़ किससे? सिर्फ़ व्हिस्की वाले सेगमेंट से। आगे जब हम नंबर्स कैलकुलेट करेंगे अगले साल के और नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर के, तब देखेंगे कि 3,400 करोड़ से अचीव कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। हमने देखा था कि पिकार्डी एग्रो जो कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहा है, अभी हम उस कैपेसिटी एक्सपेंशन से कितना रेवेन्यू पोटेंशियल जनरेट हो सकता है इन द नेक्स्ट कमिंग 1-2 ईयर्स, वो देखते हैं। 2 लीवर्स हैं, एक तो जो कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा है उससे रेवेन्यू पोटेंशियल आ सकता है, और जो ये बैरल स्टोर कर रहे हैं, और बैरल स्टोर के अपना हाई जो अल्ट्रा लग्जरी वाले जो सेगमेंट है, उसमें जो वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहे हैं, उससे जो ऑपरेटिंग मार्जिन बनेगा, और इवन सेल्स भी बढ़ेगी उससे, वो देखते हैं। तो हमें अभी ना पता है कि ये अराउंड 380 करोड़ जो करते हैं वो आईएमएफएल सेगमेंट से करते हैं, और अभी की कैपेसिटी कितनी है? 12 केएलपीडी। तो आप उससे क्या निकाल सकते हो? रेवेन्यू पर केएलपीडी निकाल सकते हो। मैंने क्या करा, 380 डिवाइड बाय 12, तो आपको 31 मिल गया। तो आप देखो कि कितना, 31 करोड़ पर किलो लीटर पर डे के हिसाब से जो इनकी कैपेसिटी है, वो मिल रहा है। सिमिलरली मैंने किया अदर डिस्टिलरी प्रोडक्ट्स में, जो कि 78 केएलपीडी है इस समय, वो इंक्रीज़ होके उसे मैं डिवाइड कर दूँगा अगर इनके रेवेन्यू से, जो कि है 257, मुझे 3 मिल जाएगा।
सिर्फ मैं ये इसलिए निकाल रहा हूँ ताकि मुझे अब नई पोटेंशियल जो कैपेसिटी है, न्यू कैपेसिटी जो 30 है और यहाँ 220 है, इवन महासमुंद में भी अराउंड 200 है, उससे मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे एक रेवेन्यू पोटेंशियल मिल जाएगा जो नया आएगा। तो अब देखो कि न्यू कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय जो जो मेरे को रेवेन्यू पर के एलपीडी मिल रहा है वो 31 मिल रहा है, तो 950 करोड़ यहाँ से मिल रहा है। 725 जो है वो ईएनए, इथेनॉल, अदर डिस्टिलरी प्रोडक्ट से मिल रहा है। शुगर से मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि सेम 249 आएगा। एंड महासमुंद से भी 659 करोड़ मिलेगा क्योंकि मैंने 200 को मल्टीप्लाई करा है 3.29 से। तो एक ओवरऑल पीक यूटिलाइजेशन पे या अभी जितना यूटिलाइजेशन चल रहा है उस पे मुझे रेवेन्यूज मिल जाएंगे 2583। अभी कितना करती है 800 करोड़। तो आप देखो कि इनकी अगर करंट स्केल जो जैसा अभी करंटली ऑपरेट कर रहे हैं विदाउट वो जो हम लोग विस्की वाला पार्ट और विस्की वाले पार्ट में एक्स्ट्रा लग्जरी प्रीमियम वाले विस्की और बेटेंगे, अगर जितना अभी कर रहे हैं उतना ही करते रहें तो 2500 करोड़ का रेवेन्यू पोटेंशियल है हमारे पास। और ये मैनेजमेंट भी आके कंफर्म कर रहा है, कह रहा है कि नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स में 3 to 4x ग्रो कर सकते हैं ये इनकी रिन्यूड कैपेसिटी में। और क्या होता है ना कि हर इनकी कैपेसिटी चाहे कितने भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन इनके पास एक और बॉटलनेक होता है कि ये पर्टिकुलर स्टेट में कितना बेच सकते हैं, कोटाज होते हैं इनके, तो वो भी डिफाइंड होते हैं। तो बोल रहा है कि वो भी इंक्रीज हो रहे हैं और अभी ये इनका 29 इंटरनेशनल मार्केट्स में चले चुके हैं, 27 स्टेट्स में हैं और इनके पास 28 ट्रैवल रिटेल आउटलेट्स हैं जो आप ड्यूटी फ्री वगैरह भी देखते हो। और इनके जो दूसरे ब्रांड्स हैं कामिकारा और कश्मीर वो भी चल रहे हैं काफ़ी। तो मैनेजमेंट बोल रहा है कि हम लोगों के 3 to 4x हो जाएगा नेक्स्ट 3 से 5 साल में। और ये बात लग भी रही है क्योंकि अभी 800 है, 800 से हमने देखा अभी यहाँ पे कैलकुलेट करके कि 2500 तक करोड़ तक का ये करंट न्यू कैपेसिटी से कर लेंगे रेवेन्यू, जो कि अराउंड 3 to 4 टाइम्स है। प्लस अगर ये बैरल्स में अल्ट्रा लग्जरी वाले जो बैरल्स हैं वो इंक्रीज़ कर दें, वो वाली दारू ज़्यादा बेचें, तो ये रेवेन्यू और भी इंक्रीज़ होगा क्योंकि वहाँ पे फिर रेवेन्यू पर केएलपीडी जो है यहाँ पे आईएमएफएल सेगमेंट पे और बढ़ जाएगा। तो एक ये चीज़ है और ये 25 से 30 अराउंड एटलीस्ट 30% तक नेक्स्ट 4 साल के लिए भी ग्रोथ कर सकते हैं। तो आप देखो कि जो कंपनी अभी हार्डली सिंगल डिजिट में ग्रोथ दिखा रही थी, वो एकदम से 30-40% पे ग्रो करेगी, तो ऑटोमेटिकली जो है मार्केट उसे रिवॉर्ड करेगा। यहाँ पे मैंने रेवेन्यू फोरकास्ट किया है फॉर FY26 एंड FY27। अभी तक लास्ट लास्ट फाइनेंशियल ईयर और लास्ट फाइनेंशियल ईयर इन्होंने हार्डली कोई ग्रोथ करी है, सिंगल डिजिट की ग्रोथ करी है। लास्ट क्वार्टर तक इनकी ज़्यादातर कुछ ग्रोथ नहीं थी, सिंगल मिड टीन्स में रही होगी। एकदम से उन्होंने लास्ट क्वार्टर में 50% की ग्रोथ कर दी क्योंकि उनका छत्तीसगढ़ वाला प्लांट लाइव हो गया। उसी को अज्यूम करते हैं कि वो लाइव होगा और वो ग्रोथ वहाँ से मिलती रहेगी। देन इनका पास जो जो इनके अप्रूवल्स पेंडिंग है इंद्री फैसिलिटी के वो मिल जाएँगे, तो एकदम से ग्रोथ बढ़ने लगेगी वहाँ से। तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि FY26 में ये 30% की ग्रोथ कर लेंगे क्योंकि 957 करोड़ तो कर ही चुके हैं, मतलब ट्रेलिंग 12 मंथ्स है। तो Q4 में 100 करोड़ और ऐड करना है इन्हें, 100 करोड़ और ऐड कर लेंगे तो अराउंड 30% की ग्रोथ FY26 के एग्जिट तक हो जाएगी। देन FY27 में भी अज्यूम कर रहा हूँ कि 30% ग्रोथ होगी। दोनों ही केस में मैंने जब 30% ग्रोथ ले रहा हूँ और मान रहा हूँ कि मार्जिन सिर्फ 24% रहेंगे इनके एबिटडा मार्जिन, जो कि नहीं रहेंगे, जाके आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये और प्रीमियम विस्की बेचेंगे, हायर एंड पे काम करेंगे, तो ये मार्जिन ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। तो मेरे को जो प्रॉफिट्स मिलते हैं ना इनसे, यहाँ पे 147 करोड़ के मिल रहे हैं, यहाँ पे 201 करोड़ के मिल रहे हैं। अभी मैं ईपीएस देखूंगा ना, इससे कैलकुलेट करूंगा तो अराउंड 15 का आता है या 20 का आता है। अभी करंटली प्राइस टू अर्निंग जो है ना वो अराउंड 44 का चल रहा है। यहाँ पे इस चार्ट में देखो आप, ये 44-45 रुपीज़ का 45 टाइम्स का चल रहा है और ये प्राइस का चार्ट है। 3 केस बनाए मैंने, एक बुल केस, बेस केस एंड बियर केस। बुल केस में मान रहा हूँ कि ये पी जो है ना वो एक्सपैंड होगा और 50 तक चला जाएगा। बेस केस में ये 40 पे रहेगा और बियर केस में 25 पे रहेगा। ग्रोथ आनी है, अगर ये ग्रोथ आएगी ना तो ये बुल और बेस केस में ही रहना चाहिए प्रोबेबली। तो उससे जो मेरे को प्राइस मिलती है ना इस स्टॉक की, वो अराउंड 749 मिलती है FY26 के एंड में, एंड देन 1000 रुपीज़ मिलती है FY27 के एंड में। बेस केस में मुझे 600 रुपीज़ मिलती है FY26 के एंड में एंड 820 मिलती है FY27 के एंड में। प्रोबेबल केस है कि सिंस इतनी ग्रोथ दिखा रहा है ये और मार्केट जो है अभी बेयर फेज में चल रहा है, लेकिन वो थोड़ा करेक्ट होकर फिर बेस केस में आएगा, देन बुल फेज में आएगा। तो आप देख सकते हो कि ये नीचे जो है ना ये स्टॉक की प्राइस मूवमेंट है।
तो ये स्टॉक जो है -38 से +70% तक का आपके पास एक ब्रॉडर रेंज है, यहाँ पे आगे 2 सालों में या 1 डेढ़ साल में स्टॉक जा सकता है। और उसके चांसेस जाने के क्यों हैं? आप देखो कि जब भी ये स्टेप्स देखो, ये स्टेप्स हैं ईपीएस के स्टेप्स। जब ये स्टेप बढ़ते हैं, ज़्यादा स्पीड मतलब ज़्यादा गैप से बढ़ते हैं, तो आप देखो कि पीई जो है वो एक्सपैंड करता है। इस केस में एक्सपैंड किया, आप देखो कि यहाँ पे अच्छी ग्रोथ आई। यहाँ पे एक्सपैंड किया, आप देखो यहाँ पे एक अच्छे प्राइस के मूवमेंट है। सिमिलरली जब भी ये स्टेप्स जो होते हैं वो फ्लैट हो जाते हैं, तो ये पीई जो होता है वो भी फ्लैट हो जाता है या डी-रेट होने लगता है। और वो डिपेंड भी करता है कि मार्केट की कंडीशंस कैसी हैं। अब देखो एकदम से ये फिर से स्टेप्स जो हैं वो बड़े होने लगे हैं। जैसे-जैसे ये गैप बढ़ेगा तो तुरंत एकदम फॉल आता है पीई में, क्योंकि पीई होता है प्राइस अपॉन अर्निंग्स। एकदम से अर्निंग बढ़ेगी तो पीई थोड़ा-सा श्रिंक होगा, बट पीई एक्सपैंड होने लगेगा यहाँ पे, तो जैसे ही एक्सपैंड होगा तो आपके प्राइस भी आप देखोगे कि एक्सपैंड होगा। अल्कोहल वाले बिज़नेस में प्रॉब्लम्स तो रहती ही हैं, और वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है गवर्नमेंट्स की। गवर्नमेंट क्या करती है, कभी-कभार आपका डिस्ट्रीब्यूशन बंद कर देगी। जैसे हमने आंध्र प्रदेश में देखा था कि डिस्ट्रीब्यूशन एकदम से बंद कर दिया। उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन पे कंट्रोल लगा दिया। या फिर गवर्नमेंट ने आके बोल दिया कि हम लोग बेचेंगे ही नहीं अल्कोहल अपने स्टेट में, लाइक बिहार। जैसे अभी उड़ीसा में हाल ही में आया है कि वो टोबैको प्रोडक्ट्स नहीं बेचेंगे। तो जब भी ऐसी कोई न्यूज़ आती है ना, तो स्टॉक फिर पिटाई होती है स्टॉक की। और यही सबसे बड़ा रिस्क होता है इन कंपनीज़ में, कि इन पे जो रेगुलेटरी रिस्क है वो बहुत ज़्यादा है। देन इन्हें ना, अगर लग्ज़री प्रीमियम वाली अपनी व्हिस्की बेचनी है, तो उसमें आपको अपना केपेक्स लगाना पड़ेगा, बैरल लेना पड़ेगा, उसका रॉ मटेरियल रखना पड़ेगा, उसपे जो खर्चा आता है, वो आपका लॉक हो जाएगा 10 साल के लिए, जब इन्वेंटरी में, जब तक आप उसे दोबारा नहीं बेचोगे। तो एक इन्वेंटरी होती है, आपकी इन्वेंटरी जो है वो फँस गई, कैपिटल फँस गया आपका, तो एक ये बड़ा रिस्क होता है कि और फिर उस टाइम पे आपकी मान लो ब्रांड नहीं चली, इंद्री नहीं बिक रही, तो फिर आपका वो सब तो वेस्ट हो गया ना, जो आपने इतनी मेहनत करी, 10 साल में आपने स्टोर करके रखा बैरल में। तो एक ये एजिंग रिस्क रहता है, क्या पता आप प्राइज़ ही नहीं ले पा रहे हो, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो गया, 10 साल बाद किसे पता है क्या होगा। देन प्री इंद्री को बहुत अवार्ड्स वगैरह बहुत तो मिल रहे हैं, लेकिन उससे ज़रूरी नहीं है कि वो सस्टेनेबल डिमांड रहे, क्योंकि 10-15 हज़ार की दारू पीने वाले लोग अभी भी बहुत कम हैं। तो हो सकता है कि वो आगे चल के आप इतने अवेयर हो जाते हो, जैसे कि आप देखोगे कि जैसे-जैसे लोग बहुत अवेयर होने लगते हैं, वो अल्कोहल पीना बंद कर देंगे, ज़्यादा या फिर कुछ होते हैं, तो वो सस्टेनेबल डिमांड है या नहीं है। डिमांड एक वो प्रीमियमाइज़ेशन रिस्क भी रहता है कि जो अभी प्रीमियमाइज़ेशन ट्रेंड चल रहा है, वो कंटिन्यू भी रहेगा क्या नहीं रहेगा 10 सालों में। जब आप बैरल्स में और बैरल्स जब बनाओगे प्रीमियम व्हिस्की के, तो आपके पास अभी जो एबिटा आ रहा है, वो लॉक इन हो रहा है आपका इन्वेंटरी में। तो हो सकता है कि आपके पास इतना कैश, आप फ्री कैश मतलब आपके पास कैश फ्लो उतना नहीं आए, भले ही आप एबिटा में अपना कैश मतलब आप पॉज़िटिव हो, एबिटा पॉज़िटिव, लेकिन आप कैश नहीं बना पा रहे हो। इसी वजह से ये सारे मोटा-मोटी रिस्क रहते हैं इस बिज़नेस में। फाइनली दीज़ आर डिस्क्लेमर्स, यू कैन हैव अ लुक एट देम। ये मेरी वेबसाइट है equivision.co.in, ये मेरे स्मॉल केसेस हैं। यू कैन चेक देम आउट, एंड माय channel is fairly new. I would request all of you to please like, share and subscribe, and I'll see you guys in the next video, and happy Republic Day.